हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारा उत्तराखंड का क्रेश कोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इन सभी बुक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डॉक्टर अजय रावत सर की बुक को, यूकेएसएससी के पुराने पेपर्स को, परीक्षा वाणी को, बीएस नेगी सर की बुक को। तो यहाँ पे इन सभी का ये निचोड़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, एसआई, लेखपाल, पुलिस, बंदी रक्षक, सभी एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास और इन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन एक है दोस्तों, यहाँ पे पहला पूछा है कि जो गढ़वाल वर्णन पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका अगर सही आंसर की बात करें तो जो हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं वह बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने जो गढ़वाल वर्णन पुस्तक है यह इन्होंने लिखी है। अजय रावत सर की बुक से हम डिस्कस करा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हरिकृष्ण रतूड़ी जी की बात करें तो इनकी और भी सारी पुस्तकें हैं। जैसे बात करें तो इन्होंने लिखा था गढ़वाल का इतिहास, है ना, गढ़वाल का इतिहास। तो गढ़वाल का इतिहास ये तो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी तो आपको जो तिथि है कि यह कब लिखी थी यह भी आपको बताना है। तो गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी जी की है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है ना, जैसे सबसे पहले बात करते हैं कवि देवराज की। तो कवि देवराज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों वह है गढ़वाल राज्य वंशावली। क्या नाम है? गढ़वाल राज्य वंशावली। तो गढ़वाल राज्य वंशावली किसकी पुस्तक है? यह जो पुस्तक है यह पुस्तक है कवि देवराज की। और यहीं पर दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, इनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और यह भी आपको याद करनी है। और इस पुस्तक का नाम क्या है? गढ़वाल जाति प्रकाश। क्या है? गढ़वाल जाति प्रकाश। तो काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इनमें से एक पुस्तक आपको पूछा जाएगा। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं राहुल संकटयान की। तो देखिए राहुल संकटयान जी की बात करते हैं तो ये हमारे यूकेएसएससी का जो हिंदी का सिलेबस है ना वहां पर भी दिया गया है। तो राहुल संकटयान जी के बारे में आपको बहुत सी बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे कौन सी बातें? देखिए एक तो लिखा है हिमालय परिचय जो पुस्तक है दोस्तों वह किसने लिखी है? वह पुस्तक लिखी है राहुल संकटयान जी ने। और इसी के अतिरिक्त दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसके अतिरिक्त वह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है मध्य एशिया का इतिहास। क्या है? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया का इतिहास। तो यह भी जो पुस्तक है दोस्तों यह पुस्तक भी किसने लिखी है? राहुल संकटयान जी ने लिखी है। और यहीं पर अगर जन्म की बात करें, देखिए दोस्तों राहुल संकटयान जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले उत्तराखंड में पूछा जाएगा, दूसरी बात आपको उत्तराखंड हिस्ट्री में पूछा जाएगा, और तीसरी बात अगर यहां भी नहीं पूछा गया तो आपको हिंदी के सिलेबस में आपको पूछा जाएगा। तो तीनों तरफ से आपको यहां पे पूछा जा सकता है। तो राहुल संकटयान जी की बात करें, देखिए राहुल संकटयान जी का जन्म की बात करें तो 1893 में हुआ था। मदहा ग्राम आजमगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कहानियां हैं जो काफी प्रसिद्ध है, यानी कहानी इनकी पूछी जाती है। और कहानी इनकी कौन कौन सी है? देखिए कहानी की बात करते हैं दोस्तों, एक है कनेला की कथा। क्या नाम है? कनेला की कथा। तो कनेला की कथा किसकी है? इन्हीं की है, राहुल संकटयान जी की। तो कनेला की कथा किसने लिखी है? राहुल संकटयान जी ने लिखी है। और यहीं पर दोस्तों बात करें कुछ और भी है, जैसे बात करें सतमी के बच्चे। तो सतमी के बच्चे जो पुस्तक है यह भी किसने लिखी है? यह भी राहुल संकटयान जी ने लिखी है और यह कथा है। इसके अलावा वोल्गा से गंगा हो गया, वोल्गा से गंगा। तो यह पुस्तक भी दोस्तों राहुल संकटयान जी की है, यानी यह जो कहानी है राहुल संकटयान जी की है। तो इन फैक्ट को दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाएगा हिंदी में, नहीं तो फिर आपको उत्तराखंड में आपको पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज और भी ध्यान रख सकते हो, जो राहुल संकटयान जी है उन्होंने जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी है उनकी जीवनी लिखी है। तो जीवनी किसकी लिखी है? तो जीवनी लिखी है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जीवनी किसने लिखी है? तो यह लिखी है राहुल संकटयान जी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रख सकते हो कि इनका बचपन का नाम, देखिए बचपन का नाम अगर आपको पूछा जाए तो केदारनाथ पांडे था। केदारनाथ पांडे इनका बचपन का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा दोस्तों और भी चीजें आप ध्यान रख सकते हो कि जैसे कि बात करें इन्हें महापंडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापंडित। यानी महापंडित किसे कहा जाता है? राहुल संकटयान जी को कहा जाता है। और मेरी जीवन यात्रा, क्या है? मेरी जीवन यात्रा यह क्या है? यह इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो देखिए दोस्तों लगभग 15-16 फैक्ट यहां पे हो चुके हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट एग्जाम में आने लायक है। तो इन सभी फैक्ट को अभी याद करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा है कि अजय पाल का किस स्थान पर पद्मासन की मुद्रा में हमें चित्र प्राप्त हुआ है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, श्रीनगर, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ या फिर टिहरी। तो क्या इसका सही आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए जरा, कि श्रीनगर हो गया, चांदपुरगढ़ हो गया, देवलगढ़ हो गया या फिर टिहरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है देवलगढ़। देवलगढ़ के जो विष्णु मंदिर है वहां पे अजय पाल की हमें पद्मासन की मुद्रा वाला चित्र प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानवोदय काव्य में कवि भरत ने किसकी तुलना कृष्ण से, युधिष्ठिर से और इसके अलावा कुबेर आदि से की है। तो किसने की है, यानी मानवोदय काव्य में की है, कवि भरत ने की है। तो किससे की है, यानी किसकी की है, फतेह शाह की, मान शाह की, अजय पाल की या फिर सहज पाल की। तो इसका आंसर सही क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद नीचे क्या करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, मानवोदय काव्य और इसके नीचे आगे या फिर जो भी आप आंसर लिखोगे जरूर लिखना। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अजय पाल बिल्कुल सही है। मानवोदय काव्य में जो यहाँ पे जो कवि भरत है उन्होंने कृष्ण, युधिष्ठिर, कुबेर आदि से तुलना की है अजय पाल की। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि गोरखनाथ का सन्यासी, गोरखनाथ पंथ है यहाँ पे एक्चुअली, गोरखनाथ पंथ। तो गोरखनाथ पंथ का एक सन्यासी है सतनाथ या फिर सत्यनाथ। इनका निवास स्थल कहां पर है, तो बताइए दोस्तों इनका निवास स्थल कहां पर है, टिहरी में, चांदपुरगढ़ में, बधानगढ़ में या फिर देवलगढ़ में। तो कहां पे इसका सही आंसर होगा, तो जी हां दोस्तों देवलगढ़ इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों यहां पे अजय पाल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कल की क्लास में ही हमने आपको डिस्कस कराया था, इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम था दोस्तों आनंद पाल द्वितीय, जो 36वें राजा थे। 37वें राजा स्वयं अजय पाल हुए और यहीं पर उनके बाद जो गद्दी पर बैठे उनका नाम क्या था, कल्याण शाह, जो 38वां राजा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समकालीन शासक की बात करें तो सिकंदर लोधी और कीर्तिचंद वगैरह थे। कार्यकाल की बात करते हैं तो देखिए कार्यकाल की बात करें तो तिथि अलग अलग है, लेकिन जो अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे यह है कि विकट सूची के अनुसार 1446 संवत है, यानी 1379 है, यानी 89 है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है कि देवलगढ़ राजधानी यानी बनाई थी 1512 में और श्रीनगर जो राजधानी स्थानांतरित की है दोस्तों वो 1517 में की है। कब की है, 1517 में। अभी यूकेएससी ने जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था वहां पे यह प्रश्न पूछा था और पहली बार में तो आयु ने इसका आंसर 1515 माना था, लेकिन जो फाइनल आंसर की आई ना दोस्तों उसमें इसका आंसर चेंज कर दिया और 15 यानी आंसर ये क्वेश्चन क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो दूसरा ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो 1517 होगा, क्योंकि जो बहुत सी बुक है वहां पे 1517 इसका सही आंसर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जैसे देघाट की संधि हुई थी तो देघाट का युद्ध भी हुआ था, जो जिसे हम बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं 1491 में, और यह कीर्तिचंद और अजय पाल के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, कीर्तिचंद और अजय पाल के बीच में हुआ था। बाकी इसे देघाट की संधि भी कहते हैं और अजय पाल के नाम पर ही गढ़वाल नाम पड़ा, यानी गढ़वाल नाम यहीं से आया था। और यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लेना। अब देखिए दोस्तों अजय पाल की उपाधि से बात करते हैं। तो जब हम अजय पाल की उपाधि की बात कर रहे हैं तो गढ़पाल अजय पाल को किसने कहा, तो गढ़पाल अजय पाल को जो कहा है दोस्तों वह राय बहादुर पातीराम ने कहा है। किसने कहा है, राय बहादुर पातीराम ने। और गढ़वाल एंसेंट एंड पुस्तक यहाँ पे हमने 1917 लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखना 1916, क्योंकि ओरिजिनल बुक में इसकी जो तिथि है वो 1916 दी गई है, लेकिन अगर आप कोई और किताब पढ़ोगे, BS नेगी या फिर कोई और किताब पढ़ोगे तो 1917 दी गई है। तो पहला प्रेफरेंस 1916 रखना, क्योंकि ओरिजिनल बुक में यही प्रिंट है। तो यहां तक ही हो गया। फिर बात करते हैं अशोक। तो अशोक किसने कहा अजय पाल को, यह कहा है अजय रावत ने। जो अजय रावत सर है जिनकी पुस्तकें हम पढ़ते हैं इन्होंने कहा है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल इनकी पुस्तक है। इसके अलावा जो एटकिंसन महोदय है इन्होंने भी कहा है अशोक। यानी अगर हम बात करें उत्तराखंड का या गढ़वाल का अशोक, तो गढ़वाल का अशोक कौन है, अजय पाल है। किसने कहा है, अजय रावत सर ने कहा है। और इसके अलावा कौन है, एटकिंसन ने कहा है। और यहीं पर दोस्तों एक नाम ध्यान रखना, यह है आदिनाथ, और आदिनाथ कहा गया है सांवरी ग्रंथ में जो सूरबीर सिंह जी का है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यह भी। अब कुछ और चीज फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि मानवोदय काव्य में कृष्ण, अर्जुन, भीम, इंद्र, युधिष्ठिर यह कहा गया है, कवि भरत ने कहा था। कवि भरत को ज्योतिराय भी कहा जाता है, जो जहांगीर के पहले दरबार में क्या थे, ज्योतिष का कार्य करते थे। और यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो W जॉर्ज बिंग की पुस्तक है गोरखनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये कि गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, वहां पे अजय पाल को गोरखनाथ समुदाय के एक पंथ का संस्थापक बताया गया है। तो देखिए दोस्तों हमने कोशिश की है कि आने वाले एग्जाम में अजय पाल से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अजय पाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ और फैक्ट देखिए यहाँ पे
कि यह फैक्ट दोस्तों अभी यूकेएसएससी ने आपको पूछा यह था कि राजराजेश्वरी देवी का मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। तो देखिए दोस्तों, ये अजय पाल ने करवाया था और देवलगढ़ में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं और बाकी दोस्तों कुछ और भी फैक्ट है, यहाँ पे आप देख लेना, आराम से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक दोस्तों ये हो गया और अजय पाल से आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में अब गलत नहीं होगा और ना ही कोई छूटने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 5 है और पूछा गया है कि कवि भरत के अनुसार गढ़वाल अपनी प्रगति की चरमतम सीमा में किस राजा के काल में था। तो देखिए कवि भरत ने कहा था, कवि भरत ने किस राजा के बारे में ये कहा कि जो गढ़वाल है वो अपनी प्रगति की चरमतम सीमा पे है और यह किस राजा के काल में है ये बताया था। तो बताइए जरा दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, जो सहजपाल है इसके बारे में बताया था। कवि भरत ने जो राजा सहजपाल है, जो गढ़वाल राजा सहजपाल है, उसके संदर्भ में बताया था कि गढ़वाल अगर जो अपनी प्रगति की चरमतम सीमा में था वह सहजपाल के कार्यकाल में था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 और पूछा है कि गंगा के उद्गम का स्रोत पता करने के लिए अकबर ने एक दल किस राजा के काल में भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी सही आंसर बिल्कुल सहजपाल है। इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है और पूछा गया है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, यह कहा था। देखिए जो बलभद्र शाह है इसे शाह की उपाधि किसने दी थी, अलग अलग नाम आता है। कोई कहता है कि जनश्रुति के आधार पर जो बहलोल लोधी है उसने दिया था, कोई और कहता है, कोई शाहजहां कहता है, कोई औरंगजेब कहता है। तो ये अलग अलग बातें हैं। तो औरंगजेब किसने कहा था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो भक्त दर्शन जी है उन्होंने कहा था। तो भक्त दर्शन जी के अनुसार बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी गई थी। तो यहां तक ये हो गया। अब जरा आप यहाँ पे देख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सहजपाल की बात करते हैं तो 42वां शासक था और इसी के काल में आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि देवप्रयाग के जो क्षेत्रफल मंदिर है वहाँ पे इसका एक शिलालेख मिलता है ना। और यहाँ पे जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कवि भरत के अनुसार सहजपाल के काल में जो गढ़वाल था वो चरमतम सीमा में था और गंगा के उद्गम स्रोत का पता इसी के काल में भेजा गया था। यानी अकबर का समकालीन कौन था, सहजपाल था। तो सहजपाल से दोस्तों इतनी बातें हैं और जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। और यहीं पर अगर हम बलभद्र शाह की बात करें तो बलभद्र शाह भी इंपॉर्टेंट है, 43वां शासक है। और देखिए शाह की उपाधि किसने दी थी। परंपरागत रूप से जो शाह की उपाधि यानी शुरू हुई थी वो बलभद्र शाह से हुई थी, क्योंकि इससे पहले जो कल्याण शाह था उसकी भी थी, लेकिन परंपरागत रूप से जो शाह की उपाधि शुरू हुई थी वो बलभद्र शाह के काल में हुई थी। अब देखिए जनश्रुति के आधार पर जो शाह की उपाधि दी थी वो बहलोल लोधी ने दी थी। भक्त दर्शन जी की बात करें तो औरंगजेब ने दी थी। और यहीं पर बात करें पातीराम जी के अनुसार जो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक है उसके अनुसार शाहजहां द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी। तो काफी विवादित रहता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ग्वालदम की बात करते हैं। ग्वालदम का युद्ध काफी प्रसिद्ध है और इस युद्ध की बात करें तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार ये 1591 में हुआ था। और यहीं पर दोस्तों अगर वाल्टन की बात करें तो वाल्टन इस तिथि को 1581 बताते हैं। और ग्वालदम युद्ध बहुत प्रसिद्ध है जो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था। तो ग्वालदम के बहुत सारे युद्ध हुए और उस ग्वालदम के युद्ध में जो एक हुआ था 1591 या फिर 1581 में, वो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो पुरुषोत्तम पंत है जो रुद्रचंद का सेनापति था वो मारा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शिव प्रसाद डबराल जी की काफी इंपॉर्टेंट किताबें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे बात करें एक फैक्ट की कि कुमार इतिहास का जो रॉबर्ट ब्रूस है वो किसे कहा जाता है, पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों ये हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बलभद्र व रुद्रचंद के मध्य जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। और साथ में यह भी लिख दिया है कि शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार, क्योंकि अभी हमने देखा था जो 1581 है वो किसके अनुसार है, वह है जो वाल्टन है उसके अनुसार है। लेकिन जो 1581 है 1591 है वो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार है। रुद्रचंद के बीच में हुआ था और किसके बीच में, बलभद्र शाह के बीच में। पुरुषोत्तम पंत जो सेनापति था रुद्रचंद का वो मारा गया था, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ चमोली में नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा गढ़ चमोली में नहीं है। तो ए, बी, सी या फिर डी, क्या इसका सही होगा बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको मिलेगा उपगढ़। उपगढ़ आपको टिहरी गढ़वाल में मिलेगा। और बाकी यहाँ पे जितने भी गढ़ हैं ये कहाँ पर हैं, चमोली जनपद में है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और उपगढ़ की बात करें तो उपगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ का जो गढ़पति था उसका नाम क्या था, उसका नाम था कुप्पू चौहान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कहता था कि मैं पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पक्षियों में क्या हूँ, गरुड़ हूँ, और पशुओं में मैं क्या हूँ, सिंह हूँ। तो यह कथन किसका था, काफी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाल्टन द्वारा ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया।
तो बताइए दोस्तों, और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने आपको पूछा था। यूकेएसएससी ने यह प्रश्न अभी जो ग्राम विकास अधिकारी का हुआ था या फिर कनिष्ठ सहायक एग्जाम का हुआ था, वहां पे पूछा गया था। तो वाल्टन द्वारा ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? जबकि दोस्तों अगर आप परीक्षा वाणी में जाओगे तो 1912 आपको दिखेगी, लेकिन इसकी जो सही तिथि है ये 1910 है। तो ध्यान रख लेना, 1910 बिल्कुल सही है। और वाल्टन की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं? देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल आपने देखा और इसकी तिथि आप देखोगे 1910। यहां पे अगर आप देखोगे अल्मोड़ा गजेटर की, तो अल्मोड़ा गजेटर 1911। और यहीं पर अगर बात करें देहरादून गजेटर की, तो देहरादून गजेटर की जो तिथि है दोस्तों, यह भी आपको 1911 ही मिलेगी। तो यहां तक दोस्तों ये था, और अजय रावत सर की जो पार्ट 1 है हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं अपने पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 की बात करते हैं, और पार्ट 2 की बात करें दोस्तों तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात करें यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दून अस्पताल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर क्या होगा, जरा बताना जरा कि दून अस्पताल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जी हाँ दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 1935 में। दून अस्पताल की जो स्थापना की गई ये 1935 में की गई है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रख सकते हो कि 2016 में इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है और पूछा है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए 2015 में की गई थी। और अगर एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल 2015 में। तो 6 अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा मेला देहरादून में नहीं लगता है? तो बताइए दोस्तों, कहां पे कौन सा मेला है जो देहरादून में नहीं लगता है? गनियात मेला, नुनाई मेला, टपकेश्वर मेला या फिर चौरंगी नाथल का मेला? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा चौरंगी नाथल का मेला। ये उत्तरकाशी में लगता है और हलवा देवता के मेले के नाम से भी ये काफी प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि गुरु रामराय मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे कि 1950 तो ऑप्शन में नहीं है, 1950 ऑप्शन में नहीं है। तो गुरु रामराय की मिशन की स्थापना कब हुई? 1950 में, और ये ऑप्शन में नहीं है। अब क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है 1952। 1952 में गुरु रामराय मिशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1952 में की गई थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ पे फेक देख लीजिए पहले कि जैसे जो देहरादून के प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं? टपकेश्वर हो गया, महासू देवता का हो गया, लक्ष्मण सिद्ध मेला हो गया, शहीद वीर केसरी चंद मेला हो गया। और यह मेला कब लगता है जरा बताना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केसरी चंद जी को फांसी कब दी गई थी यह भी बताना। फिर इसके अलावा झंडा साहिब मेला हो गया, नुनाई मेला, इसके बारे में पढ़ लेना। तो ये सभी मेले हैं देहरादून जनपद के। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया है। और जरा आप यहां पे देख लीजिए थोड़ा गुरु रामराय मिशन जी के बारे में। तो देखिए, गुरु रामराय अगर एजुकेशन मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की थी वह की थी श्री जो महंत इंद्रेश चरण दास जी है उनके द्वारा की गई थी। और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने आपको वीडियो में पूछा था। और तिथि पूछी जाए तो 1952। लेकिन दोस्तों अगर 1952 ऑप्शन में ना आए, वैसे तो 1952 ही इसका सही है, अगर ऑप्शन में ना आए बाय द वे, तो उस स्थिति में इसका आंसर आप 1950 लेके चलना, क्योंकि बहुत सी किताबों में 1950 दिया गया है। तो यहां तक ये हो गया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है और पूछा है कि बुद्धा टेम्पल जो देहरादून है इसकी स्थापना कब की गई? तो बताइए जरा इसकी स्थापना कब की गई देहरादून बुद्धा टेम्पल की? तो देखिए अक्टूबर 2002 में की गई थी, बिल्कुल सही है। और यहीं पर पूछा जाए कि देहरादून घंटाघर जो 1953 में जो इसका उद्घाटन किया था वो किसने किया था? देखिए उद्घाटन की बात की गई है, तो उद्घाटन जब किया था तो वो क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, और डिटेल से इसे पढ़ना। जैसे यहाँ पे बुद्धा टेम्पल के बारे में लिखा गया है, वैसे इसका पुराना जो पहले निर्माण हो गया था ये 1965 में हो गया था, लेकिन जो नया कंस्ट्रक्शन है, जो नई जो नींव रखी गई थी, ये 28 अक्टूबर 2002 में रखी गई थी। ऊंचाई की बात करें तो 220 फीट है। और मूर्ति की हाइट यहाँ पे पूछी जाए जो बुद्ध भगवान की है वो 103 मीटर की है। और क्लॉक टावर के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ लेना। 24 जुलाई 1948 को सरोजनी नायडू ने इसकी नींव रखी थी। उद्घाटन की बात करें तो 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखा था। और पहले इसे बलबीर टावर के नाम से जानते थे। और 85 मीटर इसकी हाइट थी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा है कि शुद्ध नगर प्राचीन नाम था। तो बताइए जरा किसका प्राचीन नाम था? तो बताइए दोस्तों, शुद्ध नगर किसका प्राचीन नाम था? तो जी हाँ दोस्तों, शुद्ध नगर जो प्राचीन नाम था वो कालसी का था। किसका था? कालसी का था।
और 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि पक्की ईंटों से प्राप्त जो यज्ञ वेदिका है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए दोस्तों, यह जो प्राप्त हुई है ये हुई है जगत ग्राम से, जो जगत ग्राम है वहाँ से हुई है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कालसी शिलालेख के बारे में देख लीजिए, कलकूट जिसे कहते हैं, सुधनगर जिसका प्राचीन नाम है। और यहाँ पे जो कालसी अभिलेख मिला था मौर्य का, उसके बारे में आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो 1860 में फॉरेस्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना, इसकी लिपि को पढ़ा गया था। और भाषा की बात करें प्राकृत है, लिपि की बात करें तो ब्राह्मी है। तो इन फैक्ट को आप पढ़ लेना। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यह है दोस्तों, यह है जगत ग्राम वाला। और यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने आपको पूछा था। जगत ग्राम की बात करें तो संस्कृत भाषा में यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदिका प्राप्त हुए हैं। और किस राजा का है? राजा शीलवर्मन का है। और यहाँ से 4 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ तक दोस्तों ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और पूछा है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम, तो इसका आंसर बताइए पहले आप कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी इसका मतलब क्या हुआ? UJVNL यानी UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई बताइए दोस्तों, जरा को बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूपीसीएल की यहाँ पे पूछी जाए तो इसकी स्थापना भी फरवरी 2001 में ही हुई थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह देखिए सबसे पहले है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हम उरेडा। क्या पढ़ते हैं? उरेडा। तो उरेडा यानी ये है। और उरेडा की बात करें तो जुलाई 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था मतलब ना। यूपीसीएल की बात करें तो यूपीसीएल की फरवरी यानी 12 फरवरी 2001 को हुई थी। और यहीं पर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की बात करें तो मई 2004 में। और वैसे 1 जून 2004 में इसकी स्थापना यानी वास्तविक रूप से हुई थी। 27 मई को इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन फंक्शन इसने 1 जून 2004 से किया था। और यहाँ पर अगर बात करें यूजेवीएनएल की तो 12 फरवरी 2001। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना। और यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2001 हमने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब यह है कि इसने इस दिन से कार्य करना शुरू किया था, यानी फंक्शन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों ये हो गया। और BS नेगी सर की बुक को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये है ग्राम विकास अधिकारी का पेपर। तो देखिए ग्राम विकास अधिकारी पूछा है। और ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, यानी हमने आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और शायद कोशिश करेंगे दोस्तों कि जो हमने आपको ग्राम विकास अधिकारी में ये क्वेश्चन कराए हैं उन सभी की एक अलग वीडियो बना दे और उसे कल ही अपलोड कर दे। तो कल शायद हम इसे अपलोड करेंगे। यानी हमने आपको ग्राम विकास अधिकारी के उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं 120 क्वेश्चन के आसपास, इन सभी क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बनाकर यानी वीडियो कट करके जो हमने पिछली क्लासेस ली है उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। और शायद कल ही हम आपको इसको प्रोवाइड भी करवा देंगे। तो इसका आंसर दीजिए जरा कि उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी जो ITBT पार्क है इसकी स्थापना किया गया है। तो कहां पे किया गया है? तो देखिए दोस्तों फैक्ट वाला क्वेश्चन है और पंतनगर बिल्कुल इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में उबलता ताल, तो उत्तराखंड में जो उबलता ताल है वो आपको कहां पे मिलेगा? तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों उत्तराखंड में जो उबलता जो ताल है वो आपको कहां पे मिलेगा? तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा फाचकंडी ताल यानी बयां ताल। और ये आपको मिलेगा उत्तर काशी में, उत्तर काशी में। तो उत्तर काशी में आपको यह ताल मिलेंगे। उत्तर काशी के और ताल कौन से हैं? जैसे यहाँ पर है केदार ताल। क्या है? केदार ताल। तो केदार ताल आपको मिलता है। नचिकेता ताल आपको यहाँ पे मिलता है, नचिकेता ताल। और इसके अलावा जो और भी काफी प्रसिद्ध है, जैसे बात करें, जैसे यहाँ पे आता है एक है रुई सारा ताल, रुई सारा। तो रुई सारा ताल भी यहाँ पर है। और इसके अलावा बात करें लामा ताल यहाँ पे है, लामा ताल। यहाँ पे और भी है, यहाँ पे देवसाड़ी ताल है, देवसाड़ी यानी देवसाड़ी ताल यहाँ पे है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट ताल है उत्तरकाशी जनपद के, इसे पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित जो डोबरा चांठी पुल है उसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले ये है, देखिए आयोग ने इस प्रश्न को ऑप्शन नंबर डी माना था। तो देखिए अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि 725 यानी सेतु की कुल लंबाई है। सेतु के मुख्य अगर लंबाई की बात करें तो 410 है। यहाँ पे पढ़ लेना, इसे मैं रब कर लेता हूँ जैसे क्लियर दिखाई दे। देखिए सेतु की कुल लंबाई 425 मीटर। सेतु का मुख्य अगर स्पान की बात करें तो 420 मीटर, यानी जो मुख्य है जो नदी के ऊपर है। और दाया पहुंच की बात करें तो 250 है और बायां पहुंच की बात करें तो 25 मीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है, टोटल पूछी जाए तो 725 मीटर है। कुल लागत की बात करें तो 295 करोड़ है, यानी 295.92 यानी 296 करोड़। तो अगली बार आपको यह पूछा जाएगा कि कुल लागत कितनी है, तो इस फैक्ट को याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डीप प्रश्न पूछता है। तो 295.92 यानी 296 करोड़ इसकी लागत है। और
और यहीं पर बात करें दोस्तों, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 8 नवंबर को 2020 को ये कंप्लीट हुआ था, ये संपन्न हुआ था। तो ये फैक्ट आपने देखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पुस्तक है और यह प्रश्न हमने आपको कल परसों ही कराया था शायद, कि गुलदस्त तवारीख एक कोह टिहरी गढ़वाल, यह पुस्तक किसने लिखी है और यह पुस्तक किसने लिखी है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है मियाँ प्रेम सिंह, यह बिल्कुल सही है। तो गुलदस्त तवारीख एक कोह किसने लिखी है, मियाँ प्रेम सिंह ने लिखी है। और यहाँ पे कुछ और पुस्तकें हैं, इन्हें आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास किसने लिखा है, त्रिलोक चंद्र भट्ट ने लिखा है। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, शेर सिंह पांगती ने लिखा है। हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, गंगादत्त उप्रेती। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, गंगादत्त उप्रेती। और यहाँ पे जो गुलदस्त तवारीख कोह की बात करें तो ये मियाँ प्रेम सिंह ने लिखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 295 टोटल कॉस्ट है, यानी 295.92 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट थी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जैसे ये है कि पूछा है आपको, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला क्या है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और होमवर्क यह है कि राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं, प्रथम महिलाएं हैं, उन्हें आप अभी और आज ही याद करें। तो जरूर करना दोस्तों, मेरे कहने पर इसे जरूर याद करना, आने वाले एग्जाम में 1 नंबर आपको दिला सकता है। तो फिलहाल इसके आंसर की बात करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन सी है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, हंसा मनराल जी, बिल्कुल इसका सही आंसर है। सुशीला डोभाल जी की बात करें तो प्रथम महिला कुलपति जी है, यानी प्रथम महिला कुलपति, तो राज्य की प्रथम महिला कुलपति है। प्रथम महिला, हाँ महिला लिख लेता हूं यहाँ पे, आप भूल जाओगे नहीं तो। प्रथम महिला, तो प्रथम महिला कुलपति जी कौन है, सुशीला डोभाल जी है। हिमानी शिवपुरी की बात करें तो एक्ट्रेस हैं। और हर्षवंती बिष्ट जी की बात करें दोस्तों, तो आप बताइए कि इनका जो फील्ड है यानी किस खेल से संबंधित है। और इनकी बात करें तो इन्हें प्रथम अर्जुन पुरस्कार यानी प्रथम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो राज्य की प्रथम महिला है, यानी राज्य की प्रथम महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और जरूर इन्हें याद करें। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष कब पूरे किए। देखिए गढ़वाल राइफल की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, 5 मई 1987 को लगभग इसकी स्थापना हुई थी। तो 1987 की बात करते हैं तो 1987 में अगर हम क्या करें, जैसे ये है तो 2000 अगर बात करें कि 125 ना, तो 125 जोड़ दीजिए यहाँ पे 125, तो 125 जोड़ोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, तो ये आएगा आपको 2 यानी 8 2 10 यानी ए, और यानी 2012। तो 2012 इसका सही आंसर है दोस्तों। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष कब पूरे किए, 2012 में किए। तो 187 में 25 जोड़ देना, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम लगाइए। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो अलकनंदा नदी की बात करें तो इसका क्रम देखिए पहले सबसे क्या होगा, तो देखिए कोसी सबसे छोटी है यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। काली नदी की बात करें तो ये 4 पे आना चाहिए यानी ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही है। और भागीरथी की बात करें तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे यही सही है, क्योंकि अगर हम बात करें अलकनंदा नदी की तो 195 किलोमीटर इसकी हाइट है। भागीरथी की बात करें तो 205 किलोमीटर इसकी हाइट है। और काली नदी की बात करें तो काली नदी की कितनी है, तो बताइए जरा काली नदी की जो हाइट है, लंबाई है वो कितनी है। और काली नदी की बात करें दोस्तों तो काली नदी की जो लंबाई है वह है 252 किलोमीटर। तो देखिए अगर 252 आपको पता चल गया तो यानी जो काली नदी आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी, ऑप्शन डी लास्ट में आएगा। फिर तीसरा नंबर भागीरथी का, दूसरा नंबर यानी अलकनंदा का, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। तो राज्य की सभी जो नदी है उनकी लंबाई आप याद कर लेना। देखिए ट्रेंड समझे दोस्तों, यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो अगली बार आप जो काली नदी है ना उसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे पूर्वी रामगंगा है ना, इसके अलावा सरयू वगैरह हो गया है ना, तो इन नदियों की लंबाई आप जरूर याद करना। तो अभी नोट डाउन करना और इनकी लंबाई जरूर याद करना, आने वाले एग्जाम में 1 नंबर जरूर दिलाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, यह है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो देखिए इसकी शुरुआत की 2 तिथियां मिलती है। एक तिथि मिलती है 7 मार्च को, यानी 7 मार्च 2019। तो 7 मार्च 2019 को जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है इसकी शुरुआत की गई। लेकिन कहीं पर जो ये तिथि मिल रही है ये 13 मार्च से भी मिल रही है, 13 मार्च 2020 को। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस इसे रखना, यह ज्यादा जगह पे मिल रखा है, और इसे सेकंड रखना अगर ऑप्शन में 7 मार्च आपको दिखने को ना मिले कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी, 7 मार्च 2019 में हुई थी। और अभी इसका दोबारा से उद्घाटन किया है जो धामी सर है, यानी जो मुख्यमंत्री धामी जी है उन्होंने किया था। तो यहां तक ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है,
अब देखिए दोस्तों, आयोग ने कितना डीप प्रश्न आपको पूछा है, कितना डीप प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? 2021 का एग्जाम है, 2019 का करंट अफेयर पूछा, और 2019 का भी जो करंट अफेयर पूछा वो भी काफी डीप पूछा। तो सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था, टोटल 30 लोगों को दिया गया था। 30 लोगों को, यानी जो 30 टीचर थे, उन्हें ये जो गुड गवर्नेंस टीचर अवार्ड है 2019 का, वो दिया गया था। और इसमें से लगभग जो 13 थे, यानी जो 13 थे वे कौन थे? माध्यमिक शिक्षक थे, माध्यमिक, तो माध्यमिक शिक्षक थे। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें 12 की बात करें तो 12 कौन थे? बेसिक शिक्षक थे, जो बेसिक जो स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वह थे। और इसके अलावा जो यहाँ पे 5 बचते हैं वो यहाँ पे यही थे जो संस्कृत शिक्षा के टीचर थे। और यही प्रश्न यूकेएससी ने आपको पूछा है। तो 5 इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। तो यहां पे ये हो गया। फिर है अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा का कब समाप्त किया गया? तो ये उसी समय किया गया था दोस्तों, यानी 1829। इसका बिल्कुल राइट है। तो यहां तक ये हो गया। अब बात करते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन पे। और देखिए दोस्तों, यहां पे हमने जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर दिए हैं। अब जरा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस कुमाऊं कमिश्नर में, हमने आपको 3-4 दिन पहले करवाया था, एक रिविजन के तौर पर इसे जल्दी जल्दी याद कर लीजिए कि किस कुमाऊं कमिश्नर के काल को न वकील और न दलील का काल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ट्रेल के काल को कहा जाता है। पिलग्रिम यात्रा वृत्तांत किसका था? तो किसका था? यह था पी वेरन का। और 24 नवंबर 1941 जैसे इंग्लिश न्यूज में जो न्यूज़पेपर है, मेन न्यूज़पेपर, वहां पे प्रकाशित हुआ था। नैनीताल नगर पालिका का औपचारिक गठन, तो औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर 1850 को हुआ था। और यहां पर बात करें दोस्तों, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? तो सौंपी तो 28 अक्टूबर को। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि इसका गठन कब किया गया था? तो 13 अप्रैल 1921 को किया गया था, पी बीडम की अध्यक्षता में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृक्षण का बिलाप हमने आपको याद कराया था, अगर आपने क्लास ली होगी तो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा आंसर। तो बताइए जरा कि वृक्षण को बिलाप नामक जो कुमाऊनी कविता है ये किसने लिखी है? तो जी हाँ दोस्तों, याद आ गया। जी हाँ, गिरदा जी ने लिखी थी, यानी गौरी दत्त जो गोरदा जी है उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और यह पुस्तक यानी जो कविता थी कहाँ पे छपी थी? चारू दत्त जो पांडे जी है उनकी पुस्तक छोड़ो गुलामी की किताब, वहां पर इस पुस्तक का यानी जो ये कविता है उसका प्रकाशन हुआ था। देखिए, कविता तो लिखी है गोरदा जी ने और प्रकाशन जो हुआ है वो छोड़ो गुलामी किताब वहां पे हुआ है। फिर है 56वां क्वेश्चन कि नॉर्मन गिल द्वारा राज्य में बेलोडेना की खेती। तो देखिए दोस्तों, इसकी तिथि आती है 1903 और 1910। तो आप इसे पढ़ लेना, दोनों तिथि को करना ऑप्शन के अनुसार जो भी आए। और यहाँ पे बात करें कि गुमानी पंजी की रचना है और यह बताना है जैसे गुमानी नीति किसने लिखी, गुमानी ग्रंथावली किसने लिखी और गुमानी रचित संस्कृत एवं भाष्य काव्य किसने लिखी। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए कि रेवादत्त उप्रेती ने लिखी है गुमानी नीति। और गुमानी रचित संस्कृत एवं भाष्य काव्य की बात करें तो देवीदत्त पांडे, और लोहारी जी की बात करें तो इन्होंने गुमानी ग्रंथावली लिखी है। कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रामदत्त को जाना जाता है। और किस वेद के आयुर्वेद बृहस्पति सम्मान दिया गया? तो ऐसे भी डीप प्रश्न पूछता है, तो वह क्या है? वेद भोलाराम पांडे जी हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि राज्य के कौन सा वेद 1940 के दशक में बोर्ड ऑफ मेडिसिन जो इंडियन मेडिसिन लखनऊ है वहां पे पंजीकृत थे? और यह प्रश्न भी यूकेएससी ने पूछा है और इसका आंसर क्या है? मोतीराम सरनवाल जी है। 1901 अल्मोड़ा में और जगदीश फार्मेसी के नाम पे क्या करते हैं? ये अपना काम करते थे। 1901 अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ तक दोस्तों ये था और आई होप आपको ये क्लास पसंद भी आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हम इसे काफ़ी दिन से हम इसे ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब हम इसे रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं और थोड़ा जल्दी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लाइक दोस्तों जरूर करें मेहनत को, क्योंकि डबल बार हमने इसे वीडियो को बनाया है और आई होप दोस्तों आप समझेंगे तो लाइक जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।